हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज हम अपना रिमेनिंग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वो चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं? हमें बहुत अच्छे से पता है कि वाटर लिक्विड होता है बट वो सॉलिडिफाई हो जाता है जब हम उसको आइस में कन्वर्ट करते हैं। जब हमने उसको फ्रीजर में रख देते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और वहीं अगर हम वो स्टीम में कन्वर्ट भी हो जाता है जब मैं उसको हीट प्रोवाइड करती हूँ, यानी कि उसको बॉईल करती हूँ। तो वाटर एग्जिस्ट करता है मेरा तीनों स्टेट्स में, सॉलिड में भी in the form of ice, liquid in the form of water and in the gas it is in the form of steam। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में कि ये जो चेंज हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, और अगर ये चेंज भी हो रही हैं तो उनके मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ऐसा क्या हो रहा है, उस मैटर के साथ क्या हो रहा है और उस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसा क्या हो रहा है कि वो चेंज हो रहे हैं। अब हम इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे। फिजिकल स्टेट्स जो होती हैं मैटर की वो इंटर कन्वर्टेड होती हैं, यानी कि इंटर कन्वर्टेबल होती हैं विद ईच अदर बाय द टू वेज। पहला आता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर चेंज करके। नेक्स्ट आता है बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक सॉलिड को जब मैं मेल्ट कराती हूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, जिसको मैं क्या नाम दे देती हूं, मेल्टिंग। और अगर मैं वापस से लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहती हूं तो मैं उसको क्या कर दूंगी, फ्रीज कर दूंगी। यानी कि बर्फ थी सॉलिड की फॉर्म में, मैंने उसको पिघला दिया, लिक्विड बन गई। और वापस से अगर मैं उस लिक्विड को, पानी को मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ सॉलिड में, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, फ्रीजर में फ्रीज करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं लिक्विड को हीट दे रही हूं तो वो क्या हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो इवेपोरेट हो जाएगा। और उस गैस की जो पार्टिकल्स जो आए हैं मेरे पास, मैं उनको ठंडा कर दूं, कंडेंस कर दूं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। वहीं अगर मैं सॉलिड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर रही हूं गैस के अंदर तो मैं उसको क्या बोलूंगी, सब्लिमेशन। लाइक कैम्फर जो होता है हमारा, यानी कि कपूर जो होता है, उसको जब मैं हीट करती हूं तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, कोई इंटरमीडिएट स्टेट उसकी नहीं आती है। और हमारी जो नैप्थलीन बॉल्स भी होती हैं जो हम कपड़ों में रखते हैं, वो भी डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। और अगर गैस से मैं सॉलिड में कन्वर्ट कर रही हूं तो उस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगी, डिपोजिशन बोलूंगी। तो सबसे पहला किस चीज के बारे में आएगा हमारा, टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर बेसिकली डिग्री होती है या इंटेंसिटी होती है किसी भी सिस्टम के हॉटनेस की, यानी कि वो कितना गर्म है। डिफरेंट स्केल्स यूज किए जाते हैं टेम्परेचर को देखने के लिए, जिसको हम सेल्सियस स्केल में भी होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है, केल्विन स्केल में भी होता है। तो कॉमन यूनिट जो होती है हमारे टेम्परेचर की वो डिग्री सेल्सियस होती है। और अगर मैं SI यूनिट की बात करूं तो केल्विन होती है। केल्विन को हम एक और चीज बोलते हैं, एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं इसको हम, क्योंकि टेम्परेचर जो होगा इस केल्विन स्केल के अंदर वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। रिलेशनशिप की बात करूं अगर मैं कॉमन यूनिट एंड SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर की, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के। और अगर मैं फ़ारेनहाइट की मैं बात करूं तो डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये एक हमारा फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट अब हमारा आता है कि चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि जब भी कोई हमारी स्टेट चेंज हो रही होती है सॉलिड टू लिक्विड, सबसे पहले तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। मेल्ट कब होता है, कि जब मैं किसी भी सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को क्या करूं, हीट प्रोवाइड करूं, और उसका टेम्परेचर में जैसे जैसे बढ़ाती जाऊंगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मेरी बढ़ती जाएगी उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो तेजी से अपनी पोजीशन पे क्या करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे। और मैंने मान लो कि और हीट प्रोवाइड करती गई, तो इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो पार्टिकल्स जो होंगे वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे विद द ग्रेटर स्पीड।
और जैसे ही ये टेम्परेचर मेरा और इंक्रीज करूंगी, फर्दर मैं इंक्रीज करूंगी, जो एनर्जी सप्लाई हो रही है मेरी हीट के फॉर्म में, तो वो किस लिए काम आएगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, उनको ओवरकम करने के लिए। और फिर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि पार्टिकल्स अपनी फिक्स्ड पोजीशन को लीव कर देंगे और फ्लो करना शुरू कर देंगे। इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो इस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, या फिर सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। और जिस टेम्परेचर पे मेरा सॉलिड मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मैं उसको क्या बोलने लगूंगी? मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेसिकली एक मेजर होता है कि उस सब्सटेंस की, यानी कि जो हमने सॉलिड लिया है, उनके बीच के जो इंटर पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना ज़्यादा है, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ बताता है बेसिकली। ये अलग अलग सब्सटेंसेस जो होते हैं उनकी अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। डायमंड का अलग होता है, टंगस्टन का अलग होता है, सोडियम का अलग होता है, आयरन का अलग होता है, तो सबका अलग अलग होता है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ डायमंड की बात करूँ तो डायमंड का कितना होता है? 3823 केल्विन। टंगस्टन की मैं बात करूँ तो कितना होता है? 3684 केल्विन। आयरन की मैं बात करूँ तो 1808 केल्विन। तो ऐसे बहुत सारे और मेरे सब्सटेंसेस हैं तो जिनका ये क्या होएगा? सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा। इसको एक हम अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो मेरे पास एक 250 मिलीलीटर बीकर है और मैंने इसके अंदर क्या किया है? क्रश्ड आइस ली है। तो ये मेरी पूरी क्या है? आइस है। अब इसको मैंने थर्मामीटर से इसके अंदर थर्मामीटर मैं प्लेस करवा दूंगी। इसका जो बल्ब होगा, इसका जो नीचे का पोर्शन होगा वो आइस के कांटेक्ट में होगा। अब मैंने क्या किया? यहाँ से नीचे से मैंने हीट देना शुरू किया। हीट जैसे ही मैं दूंगी, यहाँ से लो फ्लेम पे है, तो टेम्परेचर जो होगा मेरा वो आइस का वो चेंज होने लगेगा। कैसे होगा अब ये देखते हैं हम पहले। जैसे जैसे मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करती जाऊंगी तो यानी कि हीट बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे मैंने इनको हीट दिया तो सॉलिड तो हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया था और ये टेम्परेचर भी उस टाइम पे रीडिंग शो कर रहा था। अब जैसे जैसे मैं और टेम्परेचर बढ़ाती गई तो ये टेम्परेचर जो था मेरा इस थर्मामीटर का वो चेंज नहीं हुआ, फिक्स्ड रहा। तो वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सॉलिड तो कंटिन्यूस चेंज हो रहा था उस केस में लिक्विड में, बट जो हम हीट ये जो प्रोवाइड कर रहे थे यहाँ से, तो उसकी एनर्जी कहाँ जा रही थी? तो उसकी सारी की सारी एनर्जी उसकी स्टेट को चेंज करने में जा रही थी। मान के चलो कि यहाँ पे मेरे पास क्या था? सॉलिड था। देन वो सॉलिड से टेम्परेचर उसने क्या किया? यहाँ पे इंक्रीज होता रहा। एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि यहाँ पे टेम्परेचर ने मेरे को रीडिंग नहीं दिखाई। फिर उसका टेम्परेचर कैसा रहा? मेरा एकदम कांस्टेंट रहा। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ की बात करूं, ये तो क्या कर रहा था? अपना स्टेट को चेंज कर रहा था। पर फिर एक ऐसा सिचुएशन आई कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं हुआ, कांस्टेंट रहा। तो वो जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे थे उसकी स्टेट को चेंज करने में होती थी, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रही थी। और यही हीट एनर्जी का हमने यूज किया टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और इस वजह से वो क्या हुए? एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। तो ये जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी उस सॉलिड ने विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर, तो ये जो हिडन एनर्जी मेरी जो लगी है उस सब्सटेंस में, उसी को मैं क्या बोलूंगी? लेटेंट हीट बोलूंगी। और जो अमाउंट ऑफ हीट जो मैंने रिक्वायर करी, यानी कि जितनी मेरे को हीट लगी 1 kg आइस को कन्वर्ट करने में लिक्विड फॉर्म में एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो मैं उसको क्या बोलूंगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पे लिखा भी है मैंने सारा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। जैसे जैसे मेल्टिंग का प्रोसेस शुरू होगा, टेम्परेचर मेरा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा टिल द एंटायर सॉलिड मेल्ट्स। इवन थो वी कंटिन्यू सप्लाई द हीट, हम क्या करेंगे? कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं हीट। बट ये एनर्जी मेरी गई कहाँ? जो हीट जो थी वो एक्चुअली किस लिए यूज करी गई? ओवरकम करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हुई।
बस उसने क्या किया, अपने जो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा था उनके पार्टिकल्स के बीच में, उनको तोड़ने के लिए काम आई वो एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी जो थी पार्टिकल्स की वो इंक्रीज नहीं हुई, टेम्परेचर भी जो रहा सब्सटेंस का वो इंक्रीज नहीं हुआ ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द state. So the amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at the atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion. ये हमारा important है, तो आप इसकी definition करके जाइएगा। और अगर मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करूं कि कितनी चाहिए होती है आइस के लिए, तो वो कितनी है हमारी 3.347 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी। दैट मीन्स कि मुझे इतनी जूल्स ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि मुझे इतनी हीट चाहिए 1 केजी आइस को कन्वर्ट करने के लिए एट उसके मेल्टिंग पॉइंट। और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे into the water at the same temperature 273 Kelvin। मीन्स कि मुझे जब तक उसका 0 डिग्री सेल्सियस नहीं आ जाएगा, क्योंकि बर्फ का टेम्परेचर कितना था, माइनस में था, जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करते गए तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता गया। मान के चलो पहले था -5, देन -4, देन -3, देन -2, देन -1, और फिर जैसे ही 0 पे आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, तो उसकी स्टेट चेंज करने के लिए वो काम आ जाएगा, यानी कि वो सॉलिड से उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। तो उसी को हमने क्या बोला है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला है। नेक्स्ट सिमिलरली केस क्या आता है हमारे पास कि चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। जब हमारा स्टेट चेंज होता है लिक्विड टू सॉलिड, तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। अगर टेम्परेचर जो है मेरे लिक्विड का वो लोअर है, कम है, तो रिवर्स प्रोसेस हमारा हो सकता है। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल्स की वो डिक्रीज हो जाएगी अब उस केस में, और पार्टिकल्स स्लोली मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे ही टेम्परेचर मेरा लोअर्ड हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होएगी वो पार्टिकल्स को फिर से क्लोज कर देगी और सब्सटेंस मेरा फ्रीज हो जाएगा। दैट इज लिक्विड चेंज हो जाएगा मेरा सॉलिड के अंदर। एंड द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड फ्रीजेस टू बिकम सॉलिड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि जब मेरा लिक्विड फ्रीज हो जाएगा सॉलिड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसको मैं क्या बोलूंगी, फ्रीजिंग पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, और मैं उसको क्या बोलूंगी, सॉलिडिफिकेशन। अब हमारा वाटर फ्रीज करेगा 273 केल्विन पे, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस में भी कन्वर्ट होएगा एंड वाटर एग्जिस्ट करेंगे टुगेदर। But the particles in the water at 0 degree Celsius have more energy as compared to the particles in ice at the same temperature, since during the change of state from ice to water, that means कि जो particles होंगे हमारे water के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पे, उनके पास ज़्यादा energy होगी as compared to particles in ice at the same temperature, सिंस जब हम उनकी स्टेट चेंज कर रहे होंगे फ्रॉम आइस टू वाटर। एंड वहीं आइस जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है इन कूलिंग अ सब्सटेंस देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस के पास ऑलरेडी क्या होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो इस वजह से वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है देन द वाटर। नेक्स्ट स्टेट क्या आता है हमारी, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। और जब हम लिक्विड टू गैस कन्वर्जन का बोलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, बॉइलिंग। नेक्स्ट अब हम उसी से ही कंटिन्यू करते हैं कि वही हमने क्या देखा था कि हमने बर्फ़ ली थी, उसको जब हमने हीट किया तो उसका टेम्परेचर राइज अप होने लग गया था, यानी कि -5 से पहले -4 हुआ, -3, देन -2, देन -1 एंड देन 0। फिर उसका टेम्परेचर कुछ भी नहीं शो हुआ था, तो यानी कि उस 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो रहा थी, उसकी स्टेट चेंज हो रही थी। नाउ अब मैं फर्दर हीट इसके अंदर प्रोवाइड कर रही हूँ, अब इस लिक्विड के अंदर, क्योंकि अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, अब मैं इस लिक्विड के अंदर हीट और प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अगेन अब ये क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फिर से बढ़ जाएगी मेरे पार्टिकल्स की, और जिसकी वजह से इंटर पार्टिकल का जो डिस्टेंसेज होंगे वो भी इंक्रीज कर जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम हो जाएगा।
तो अल्टीमेटली यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाती जाऊंगी तो ये किस चेंज होने लगेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 अपटिल कब तक जाएगा, जैसे ही मेरा 99 आएगा या 100, जैसे ही मेरा 100 डिग्री सेल्सियस आएगा तो ये क्या करने लगेगा, थर्मामीटर में रीडिंग नहीं दिखाएगा, यानी कि थर्मामीटर में टेम्परेचर की रीडिंग अगेन शो नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो स्टेज फिर से आ जाएगी कि जो पार्टिकल्स हमारे कंप्लीटली फ्री होंगे कि वो मूव कर सकें इधर उधर कहीं पे भी, और लिक्विड बॉय होना शुरू हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वेपर्स के अंदर। तो ये जब मेरा टेम्परेचर आएगा यहाँ पे मेरा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। और वो किस वजह से हो पाया, जब हमने उसको काइनेटिक एनर्जी देते रहे। लिक्विड्स और गैसेस उनकी जो स्टेट चेंज थी यानी कि उसको चेंज करने के लिए काम आ रही थी, उनके जो पार्टिकल्स थे उनको क्या कर रही थी, उनकी स्टेट चेंज करा रही थी, वो हीट एनर्जी मेरी अब वहां यूज हो रही थी। तो हीट एनर्जी बेसिकली कहाँ यूज हो रही थी मेरी, उनकी स्टेट को चेंज कराने के लिए वो हीट एनर्जी का यूज किया जा रहा था, यानी कि लिक्विड से अब उसको वेपर्स में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो टेम्परेचर at which the liquid starts boiling at the atmospheric pressure is called boiling point। और हमने अगेन ये नोटिस किया कि स्टेट जो थी हमारी वो चेंज हुई फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। द टेम्परेचर अगेन रिमेन्स द कांस्टेंट टिल द एंटायर अमाउंट ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स, even though we continuously supplying the heat, right? So this heat is actually used up in overcoming the forces of attraction between the particles of a liquid to change the state from liquid to gas without increasing the kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी जो थी पार्टिकल्स की वो इंक्रीज नहीं हुई, टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं हुआ, तो लिक्विड का जो स्टेट था सिर्फ वही चेंज हो रहा था, और ये हीट जो थी एब्जॉर्ब की जा रही थी विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर, और उसी को हमने क्या बोला, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या बोलता है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी कि 1 kg लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसी के बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो दैट मीन्स कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड के लिए वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो वो कितना है हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी लगती है हमारी, 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर kg। थस 100 डिग्री सेल्सियस पे मेरा पानी भी एग्जिस्ट करेगा एंड स्टीम भी एग्जिस्ट करेंगे टुगेदर। अब यहाँ पे आता है कि जो स्टीम जो होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी देन बॉइलिंग वाटर फॉर द हीटिंग पर्पस। अब नेक्स्ट स्टेट क्या आती है हमारी, गैसियस टू लिक्विड स्टेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस जो होता है वो रिवर्स होता है हमारा वेपोराइजेशन का, यानी कि जब मैं गैस को या वेपर्स को कूल डाउन करूंगी बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसकी वो भी डिक्रीज कर जाएगी पार्टिकल्स की। तो जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी पार्टिकल्स फिर से स्लोली क्या करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी जैसे डिक्रीज हो जाएगी पार्टिकल्स की तो पार्टिकल्स स्लोली मूव करने लगेंगे, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो भी इंक्रीज होने लगेगा। यानी कि वो एक उनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा था, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा था, उसकी वजह से मेरे पार्टिकल्स जो होंगे वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और गैस और वेपर्स जो थे वो कंडेंस हो जाएंगे। तो यानी कि गैस चेंजेस इनटू वेपर्स। द प्रोसेस of changing a gas or vapors to a liquid by cooling is called condensation. It is the reverse process of boiling. Thus, the boiling point of water is 373 Kelvin, that is 100 degrees Celsius at 180 m, that is 1 atmospheric pressure. And the temperature of the condensation of steam is also 373 Kelvin, that is 100 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure. The only difference is that when water at 100 degrees Celsius changes into steam,
Steam again condenses to form water at 100 degrees Celsius. Heat equal to the latent heat of vaporization of water is given out. तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि हम अपनी सारी की सारी स्टेट्स को, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, इनको हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक आता है हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है कि एक ऐसी स्टेट जो डायरेक्टली कन्वर्ट करे सॉलिड को गैस में विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का हमने एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे देखे हुए हैं, लाइक हमारा नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर भी जो होता है वो हमारा क्या शो करता है, सब्लिमेशन। अमोनियम क्लोराइड की मैं बात करूं, आयोडीन की बात करूं, बेंजोइक एसिड की बात करूं, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, सब्लिमेशन शो करते हैं। नेक्स्ट किसका आता है हमारे पास, डिपोजिशन, यानी कि डायरेक्ट कन्वर्जन होना गैस का सॉलिड में। ये एक हमारा उल्टा रिवर्स प्रोसेस है। जब मैंने सॉलिड टू गैस किया तो वो सब्लिमेशन हो गया, एंड अगेन मैं गैस टू सॉलिड करूंगी तो वो मेरा क्या हो जाएगा, डिपोजिशन। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमने फर्स्ट तो देख लिया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हमें पता है कि मैटर हमारा कंसिस्ट करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स को, वो सेपरेट होते हैं छोटे छोटे डिस्टेंसेस से। सॉलिड स्टेट के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है, लिक्विड के अंदर थोड़ा सा ज्यादा होता है देन द सॉलिड्स, और गैसेस स्टेट्स के अंदर तो बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है अगर हम सॉलिड्स के साथ और लिक्विड्स के साथ अगर कंपेयर करें तो। और हमने ये भी देखा है कि जब प्रेशर को हम एक्सर्ट करते हैं किसी मैटर पे तो इफेक्ट जो होता है प्रेशर का सॉलिड्स के अंदर वो नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में बहुत ज्यादा होता है। तो यानी कि इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं गैसियस स्टेट में, और इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, यानी कि स्पेस बहुत ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। और यही गैसेस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, क्योंकि उनके बीच में लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर में अप्लाई करूंगी किसी भी गैस पे, यानी कि जब मैंने उसको कंटेनर के अंदर रखा है और मैं उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूंगी तो उसके पार्टिकल्स एकदम क्लोज आने शुरू हो जाएंगे और गैस मेरी कंप्रेस हो जाएगी। तो यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो थे पार्टिकल्स के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने इंक्रीज कर दिया और स्पेस डिक्रीज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, मेरा गैस मेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड के अंदर। और फर्दर मोर अगर मैं इंक्रीज करती जाऊं प्रेशर को तो अल्टीमेटली लिक्विड मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा और इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो यही आगे लिखा है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो होता है लिक्विड्स पे वो बहुत कम होता है, एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो होता है गैसेस पे वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके बीच में इंटर पार्टिकल के जो डिस्टेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जब भी मैं प्रेशर को एक्सर्ट करती हूँ गैसेस पे तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और जब पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे तो इफेक्टिव फोर्स यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स भी बढ़ जाएगा, और इस वजह से जो स्टेट जो होगी हमारी गैस की वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड के अंदर। अगर मैं वही सफिशिएंट प्रेशर अप्लाई करती गई तो फिजिकल स्टेट गैस से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाएगी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि अमोनिया हो गया हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूं तो वो भी इजीली कंप्रेस हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो वो भी इजीली कंप्रेस हो जाएगी, एटसेट्रा। तो ये सारी की गैसेस जो हैं वो इजीली कंप्रेस हो जाती हैं, लिक्विफाइड हो जाती हैं इजीली बाय अप्लाइंग द प्रेशर एट द रूम टेम्परेचर। एक हमारी बात आती है ड्राई आइस की, कि ड्राई आइस क्या होता है। जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड को कूल डाउन करूंगी हाई प्रेशर पे, यानी कि जब हाई प्रेशर में अप्लाई करूंगी और उस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं कूल डाउन कर दूं तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी गैस से
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। मतलब कि जब मैं प्रेशर को डिक्रीज कर दूंगी ड्राई आइस पे 1 atm पे, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी मेरी गैसियस स्टेट में बिना लिक्विड स्टेट में गए। और ये ड्राई आइस जो होती है वो एक हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका एग्जाम्पल जैसे हमने स्टेजेस पे जो परफॉर्मेंस करते हैं तो जो धुआं सा दिखता है ना, जो वो क्या होती है हमारी, फिर वो ड्राई आइस होती है। लास्ट टॉपिक अब आता है हमारे पास इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सबस्टेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट एट द एनी टेम्परेचर below its boiling point इज कॉल्ड इवापोरेशन और वेपोराइजेशन। हम इसको दोनों बोल सकते हैं, यानी कि लिक्विड का चेंज होना गैसियस स्टेट में किसी भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको मैं क्या बोलूंगी, इवापोरेशन बोलूंगी। इवापोरेशन एक मेरा सरफेस फिनोमिना है। पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और जिस वजह से वो क्या करेंगे, फिर एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। Due to these collisions, the particles of a liquid are moving with different speed and thus they have the different amount of kinetic energy। क्योंकि उनकी अलग अलग स्पीड भी है तो जिस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होंगी। पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ in all the directions, and the particles of the liquid at the surface are pulled only inwards, that is below the surface of the liquid. Therefore, by the application of small energy, the kinetic energy of the particles at the surface of liquid increases as a result of the attractive forces on the particles of the surface easily get overcome। जिसकी वजह से that means स्मॉल एनर्जी की एप्लीकेशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड वो इंक्रीज कर जाती है, और जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द सर्फेस वो इजीली ओवरकम हो जाते हैं, एंड ड्यू टू विच द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड लीव द सर्फेस एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करता है। सबसे पहला आता है हमारे पास सरफेस फिनोमिना। इवापोरेशन किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी इवापोरेशन होगा, यानी कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो होते हैं वो लिक्विड के वो इजीली गैस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द सरफेस, यानी कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। क्लोथ्स जो हमने देखे हैं, क्लोथ्स इजीली ड्राई हो जाते हैं जब हम उनको अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं, और वहीं अगर मैं टी को एक मैंने रखा है कप के अंदर और एक रखा है मैंने सॉसर के अंदर, सॉसर के अंदर इजीली ठंडी हो जाएगी मेरी चाय रादर देन द कप, जस्ट बिकॉज कि मेरा कप जो था उसका एरिया सरफेस एरिया कम था और सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा था। तो यानी कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है हमारा इवापोरेशन। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर रही हूं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी मेरा इंक्रीज करेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उनके बीच में और वो इजीली एस्केप हो जाएंगे वेपर स्टेट्स के अंदर। इसके एग्जांपल क्लोथ्स जो होते हैं वो इजीली ड्राई हो जाते हैं हमारे समर्स में रादर दैन विंटर्स, क्योंकि समर्स में रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सन की जो गर्मी होती है, हीट जो होती है वो बहुत ज़्यादा मिल रही होती है। As the temperature increases, the kinetic energy of the particles of the liquid also increases. Therefore, they can more easily overcome the force of attraction of the neighboring particles on the surface of the liquid, and hence liquid particles more easily get converted into vapors. Next is the humidity. Humidity को basically हम क्या बोलते हैं कि अगर humidity कम है तो rate of evaporation ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी होती क्या है कि हमारे आसपास जो एयर है उसके अंदर कितना वाटर वेपर्स प्रेजेंट है या मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट है हमारे एयर के अंदर उसको हमने बोल दिया ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा,
जैसे कि हमने देखा भी है रेनी सीजन के टाइम पे अगर हम कूलर को चलाते हैं तो वो एक चिपचिपाहट देता है हमें, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है उस टाइम पे, तो हम एसी का प्रेफर करते हैं क्योंकि उस टाइम पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि वाटर वेपर्स का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एयर के अंदर। इस वजह से इवेपोरेशन भी कम हो जाता है। नेक्स्ट इज विंड स्पीड। जैसे जैसे विंड स्पीड इंक्रीज होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। अगर बहुत तेजी तेजी से हवा चल रही होती है तो हमारे कपड़े जो होते हैं वो इजीली सूख जाते हैं क्योंकि एयर बहुत ज़्यादा ब्लो कर रही होती है उस समय पे। वाटर वेपर को वो दूर ले जाती है एकदम फ्रॉम द लिक्विड, और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो होता है सराउंडिंग में वो डिक्रीज हो जाता है, और जिस वजह से मोर एंड मोर नंबर जो होते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स के वो इवेपोरेट हो जाते हैं। सिमिलरली जो हमारे डिजर्ट कूलर्स जो होते हैं वो एग्जॉस्ट कर लेते हैं फैन सक्स द मॉइस्ट एयर्स को फ्रॉम द कूलर चैम्बर, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है और हमको ज़्यादा कूलिंग मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अब इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो वो कैसे इफेक्ट डालता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इवेपोरेशन पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के वो एनर्जी या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सराउंडिंग से और उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं गैसियस स्टेट में। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यही एब्जॉर्प्शन जो होती है एनर्जी की सराउंडिंग से उसको क्या कर देती है? कूल कर देती है। दैट इज जब हमारा इवेपोरेशन होता है तो पार्टिकल्स एस्केप हो जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड से और वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैसियस फेज के अंदर, क्योंकि उनके पास तब क्या आ जाती है? हाई एनर्जी पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो यही जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की वो कम हो जाती है और जिसकी वजह से ड्रॉप इन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड दैट इज लेफ्ट, यानी कि जो लिक्विड बचा होता है वो हमारा कैसा हो जाता है? उसका टेम्परेचर लो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तो पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के वो एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी ड्यूरिंग द लॉस्ट ऑफ द इवेपोरेशन। नाउ जैसे जैसे इवेपोरेशन कंटिन्यू होता रहता है एब्जॉर्प्शन जो होता है एनर्जी का वो कंटिन्यूसली चलता रहता है सराउंडिंग से, और यही एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर के साथ ऑन द सराउंडिंग और कूलिंग इफेक्ट हमको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल पर्सपिरेशन जो होती है या स्वेटिंग जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, उससे बॉडी हमारी ठंडी रहती है बाय टेकिंग अवे द एक्स्ट्रा हीट हम फ्रॉम द बॉडी एज द लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। हॉट डे में लोग जो होते हैं वो पानी को स्प्रिंकल कर देते हैं ऑन द रूफ ऑफ द हाउस और द ओपन कोर्टयार्ड। द रीजन इज दैट इट इवेपोरेट्स द वाटर, यानी कि वो क्या करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और जिस वजह से वो जो सराउंडिंग है हमारा वो ठंडा रहेगा। नेक्स्ट क्या आता है? पानी को अगर हम अर्थन पॉट के अंदर रखते हैं तो वो भी जल्दी ठंडा हो जाता है ड्यूरिंग द समर्स, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द पॉट, और जैसे ही वो आउटर सरफेस पे पहुंचते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाते हैं बाय ऑब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द पॉट। नेक्स्ट हम हॉट टी को इजीली सिप कर सकते हैं फ्रॉम द सॉसर रादर देन फ्रॉम अ कप, जस्ट बिकॉज कि हमारा जो सॉसर होता है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, और जिस वजह से हम इजीली क्या कर सकेंगे? चाय या मिल्क को इजीली सिप करके पी सकेंगे। और वहीं अगर मैं कप की बात करूं तो कप में अगर टी या मिल्क होता है तो वो जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो वो कूल डाउन भी नहीं हो पाता जल्दी। बेसिकली समर्स में क्या होता है कि हमें ज़्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो जब हम स्वेटिंग करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन तो वो वहाँ से इवेपोरेशन होगा हीट एनर्जी का, जो किसके बराबर होगी? हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर, और वो एब्जॉर्ब कर लेंगे हमारी बॉडी में से उस हीट को, और जिस वजह से हमको क्या महसूस होगा? ठंडा महसूस होगा। तो कॉटन एक अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का। नेक्स्ट इज सर्जन्स जो होते हैं वो स्प्रे करते हैं ईथर को अपनी स्किन पे बिफोर परफॉर्मिंग द माइनर सर्जरीज, क्योंकि ईथर का बहुत ही लो बॉइलिंग पॉइंट होता है 308 केल्विन, और इजीली वो इवेपोरेट भी हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो होता है हमारी स्किन का वो कम हो जाता है
ऑलमोस्ट एकदम नम्ब हो जाता है। नम्ब इन द सेंस कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो इस नम्बनेस की वजह से पेशेंट जो होता है उसको ज़्यादा पेन नहीं होगा जब उसको माइनर कट लगेगा ऑन द स्किन इन ऑर्डर टू परफॉर्म द सर्जरी। इसके एग्जाम्पल और भी हैं कि हम एसीटोन को अपने हाथ पे रखेंगे या पेट्रोल को, तो वो भी इजीली क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक की कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।